हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिजिक्स का दूसरा टॉपिक आप लोगों के बीच लाया हूँ, जिसका नाम क्या है, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। इसके पहले लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वन शॉट वीडियो में गति का मोशन का अपलोड किया हूँ। फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए, जो इससे पहले गति वाले चैप्टर नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, तब ये चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच क्या क्या चीज़ बताने वाला हूँ, आइए एक झलक में पहले हम उसे देखने के प्रयास करते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि फोर्स क्या है, ये बल क्या है, ठीक है। बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, बल के द्वारा क्या क्या प्रभावित होती है। बल कई तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इस चैप्टर में संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ फिगर के माध्यम से इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। फिर न्यूटन के गति के नियम के बारे में चर्चा करेंगे कि न्यूटन ने कितने गति नियम दिए, कौन कौन दिए, और वो गति नियम क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जड़त्व क्या है, द्रव्यमान क्या है, सभी नियम के बारे में बताएंगे। और आपका गति नियम के उदाहरण, हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान क्या है, जड़त्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि गति के दूसरे नियम से बल का जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से निर्माण होता है F=ma में, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे, द्वितीय गति नियम का, तृतीय गति नियम का, और फिर आखिरी टॉपिक होगा आप लोगों के बीच संवेग संरक्षण का नियम। क्या होगा दोस्तों? संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। और इससे जुड़े हुए हम लोग अंत में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो MCQ के रूप में आप लोगों के बीच लाए हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले है ना, जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे, उस लेक्चर को अगर आप ध्यान से सिर्फ सुन लेंगे तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए, बिना देर किए हुए मैं आप लोगों के बीच आज के क्लास को आगाज करता हूँ। ये ब्रीफ में आपको बताएं कि आज आप लोगों के बीच क्या क्या जानकारी दिया जाएगा। तो पहला टॉपिक है दोस्त, बल। पहला क्या है? बल, यानी कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या है दोस्तों? फोर्स एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। फोर्स एक प्रकार का क्या है? धक्का या खिंचाव है। जैसे मान लिया जाए कि यह एक टेबल है, ठीक है। इस पर एक व्यक्ति क्या किया कि फोर्स लगा रहा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, बल लगा के इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। ये जो खींच रहा है ये किसके कारण से? तो बल के कारण से। किसके कारण से? बल के कारण से। या फिर कोई गेंद है, इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति किक मार रहा है। किक मारना का मतलब होता है लात मारना, ठीक है। इस पे लात मार रहा है, तो यहाँ पर धक्का दे रहा है, यानी किक मार रहा है, तो धक्का देना भी एक क्या है? बल है, ठीक है। तो बल के द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम लोग देखें तो बल एक क्या है? तो बल वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव किया जा सकता है, या फिर किसी गतिशील वस्तु को क्या कर सकते हैं? विराम में कर सकते हैं। गतिशील का मतलब जो वस्तु चल रहा है उसको हम रोक सकते हैं, और जो रुका हुआ है उसको हम चला सकते हैं। इसके अलावा कई प्रभाव हैं, इसे नीचे उदाहरण दिया गया है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि बल क्या है, तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था या विराम अवस्था को गति अवस्था में परिवर्तित कर सकता है, या परिवर्तित नहीं किया तो परिवर्तित करने की चेष्टा रखता है, यानी प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। बल के बारे में परिभाषा दोस्तों आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम बता देते हैं, गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। गति के प्रथम नियम से क्वेश्चन पूछता है कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होती है, तो प्रथम नियम से प्राप्त होता है। जबकि दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है F=ma, ठीक है। चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि बल का परिभाषा मिलता है न्यूटन के प्रथम नियम से,
ठीक है, और दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। बल के बारे में और चर्चा करें दोस्तों, बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैसे वैसे फैक्ट आपके बीच आएगा जो पहले लेक्चर जो व्यक्ति नहीं देखे होंगे उनको ये सदिश राशि और अदिश राशि समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वो पहले आप इससे पहले गति वाले चैप्टर देख लेंगे, तो इसमें कई ऐसे टर्म है दोस्तों जिसे आप समझने में सक्षम हो पाएंगे अच्छी तरह से, नहीं तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सदिश राशि के बारे में आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया गया है कि सदिश राशि क्या है। सदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें क्या क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। आगे डिटेल जानना हो तो आप पहले लेक्चर को देख सकते हैं, जो गति का नाम है, जो चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। यहाँ से एक फैक्ट बन जाएगा दोस्तों, बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश मतलब क्या क्या इसमें पाया जाएगा? दिशा और परिमाण दोनों होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये अगर बटे में हटा देते हैं हम इसको, ये देखिए अगर हम इसको हटा देना चाहते हैं तो ऊपर में क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है, ठीक है। तो ये जो बटे है, बटे को ही इसे दर्शाया गया, टाइप करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे निकलता है तो आपको बार बार अभी हम लिख रहे हैं, F बराबर क्या चीज़? MA। आइए नए पेज ले लेते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका मात्रक कैसे निकलता है, ठीक है। आपको बता रहे हैं दोस्तों कि F बराबर क्या होता है? MA। इसको कैसे याद रख सकते हैं? बल मिलता है किससे? मास से। बल किससे मिलता है? मास से। अब मास से कैसे याद रखें? M फॉर मास यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा, A फॉर एक्सीलरेशन यानी त्वरण हो जाएगा, ठीक है। ये सब के बारे में डिटेल चर्चा पिछले लेक्चर गति में किया गया है। आइए थोड़ा सा इसका कैसे मात्रक निकलता है देख लेते हैं। आपको पता होगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg होता है, यानी किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका बल का मात्रक क्या बन गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बन गया। लेकिन बल के बारे में सबसे ज्यादा कार्य न्यूटन ने किया था, जिसके सम्मान में इतने बड़े के बदले में बल का ऐसा ही मात्रक क्या कह दिया जाता है दोस्तों? न्यूटन कह दिया जाता है। तो आप न्यूटन भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बताना चाहें दोस्त, तो बल का एक होता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक में बल का ऐसा ही मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। और एक डाइन में होता है 10⁵ न्यूटन, ठीक है। एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है? 10⁵ न्यूटन होता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन हो जाएगा। बल का क्या क्या प्रभाव है? तो बल का जो प्रभाव है दोस्तों, बल किसी वस्तुओं की आकार एवं आकृति को क्या कर सकता है? परिवर्तन। निश्चित रूप से बल लगाकर किसी भी वस्तु को तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक लकड़ी है, बल लगाकर इसे तोड़ सकते हैं, या तो टेढ़ा कर सकते हैं या तोड़ने के प्रयास कर सकते हैं। कुर्सी है, कुर्सी पर बल लगाकर तोड़ सकते हैं, ठीक है, आकार बदल सकते हैं। आप आटा गूंथते होंगे, जब आटा गूंथते हैं तो उसके विभिन्न आकार में परिवर्तित कर देते हैं। पहले लोइया बनाते हैं ना, गोल करते हैं, फिर बेल बेल कर क्या बना देते हैं? रोटी बना देते हैं। तो ये आकार ये किसके कारण कर पा रहे हैं आप? बल के कारण, ठीक है। या फिर कोई गतिशील वस्तु है, उसको हम दिशा बदल सकते हैं। निश्चित रूप से ब्रेक लगाकर हम लोग बदलते हैं तो बल ही हुआ है, ठीक है। या फिर गतिशील वस्तु को विराम में कर सकते हैं, या विराम वस्तु को गतिशील में परिवर्तित कर सकते हैं। बल के कई प्रभाव हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो बल होता है जिससे कि किसी की आकार में परिवर्तन हो जाता है, गतिशील वस्तु को रोक देते हैं, ये सब किस बल के कारण हो पाता है? असंतुलित बल के कारण, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है। संतुलित बल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, ठीक है। और इसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कि संतुलित बल क्या है। कहते हैं जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम क्या हो जाए? शून्य हो जाए तो उसे संतुलित बल कहते हैं। ऐसे बल से किसी वस्तु में गति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है,
लेकिन आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों इसकी परिभाषा तो पढ़ दिए हैं, आपको भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। आइए एक हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि क्या होता है। देखिए यह है बैलेंस्ड फोर्स, यह है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इसमें देखिए कि यहाँ पर 3 व्यक्ति ने मिलकर इस साइड एक रस्सी है ना, एक रस्सी है, इसको 3 व्यक्ति मिलकर इधर खींच रहा है, कितने न्यूटन बल से? 300 न्यूटन बल से। अब दूसरा 3 व्यक्ति इस ओर खींच रहा है 300 मीटर से ही, ठीक है। यानी कि परिणाम देखा जाए, यानी कि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर दो ओर से बल लगता है तो एक बल को पॉजिटिव और एक बल को निगेटिव करना पड़ता है, चाहे आप जिसको कर सकते हैं। इसको अगर हम देखना चाहें तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो अगर आप देखें तो इसका परिणाम क्या हो गया? शून्य। तो यह एक कैसा फोर्स हो गया? बैलेंस्ड फोर्स हो गया। जबकि यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम बात करें किसका, ये अनबैलेंस्ड फोर्स का, अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या है, इधर देखिए 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति ने कितने न्यूटन का बल लगाया? 300 न्यूटन का बल लगाया, और यहाँ एक व्यक्ति है, ये 100 न्यूटन का बल लगाया, तो रस्सी ज्यादा इधर ही खींचेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। तो 300 न्यूटन को अगर आप प्लस में रखते हैं, इसको माइनस में रखते हैं, तो आप देखेंगे 200 न्यूटन बल लगा। कितना न्यूटन? 200 न्यूटन बल, यानी कि शून्य नहीं हुआ। जब शून्य नहीं हुआ तो ये अनबैलेंस फोर्स, जिसका शून्य हो जाएगा उसका बैलेंस फोर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए हम लोग अब थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में आपने देखा कि जब सभी बलों का परिणाम क्या हो जाए दोस्तों, जब सभी बलों का परिणाम शून्य हो जाए तो उसे संतुलित कहेंगे। ऐसे बल से गति की दिशा में परिवर्तन नहीं, क्योंकि दोनों ओर बराबर लगे, गति की दिशा परिवर्तन नहीं, लेकिन आकार को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक बैलून है, एक गुब्बारा है, इधर से भी 5 न्यूटन बल लगाएगा, इधर से 5 न्यूटन बल लगाएगा, ठीक है। तो इसका आकार परिवर्तन हो सकता है ना, लेकिन गति परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब असंतुलित बल क्या होगा? ठीक संतुलित अपोजिट, कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल का परिणाम शून्य नहीं हो तो उसे असंतुलित बल, ध्यान रखेंगे। और जितना अधिकांश कार्य होता है सब किस बल से होती है दोस्तों? असंतुलित बल से ये संपादित होती है। तो हम उम्मीद करते हैं इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इस चैप्टर का दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, न्यूटन की गति का नियम। क्या देखते हैं? न्यूटन के गति का नियम, ठीक है। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन ने सबसे पहले आपका कौन से पुस्तक था? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 ईस्वी में इस नियम के बारे में बताया था। और इन्होंने कितने नियम दिए हैं? 3 मौलिक नियम दिए हैं। इससे पहले गैलीलियो भी चर्चा किए थे इसके नियम से संबंधित, ठीक है, लेकिन गैलीलियो उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। गैलीलियो के विचार को ही आगे बढ़ाने का कार्य किए थे कौन? न्यूटन, ठीक है। न्यूटन बहुत सारे कार्य किए हैं जी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको चर्चा करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम गति के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कि न्यूटन ने सबसे पहली बार किस पुस्तक में गति के नियम को प्रकाशित किया था? प्रिंसिपिया पुस्तक। कब किया था? 1687 ईस्वी में। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं, क्या क्या किया गया है ना। तो देखते हैं दोस्तों, कहता न्यूटन के गति के नियम, क्या क्या नियम है? तो नियम देखते हैं। कहता गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन का पूरा नाम होता है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर्वप्रथम वस्तु की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे, दोनों मिलके, है ना। लेकिन आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक कौन सा? प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को 3 रूप में बताया, जिन्हें कहा गया क्या दोस्तों? जिन्हें कहा गया न्यूटन के गति का विषयक नियम। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि न्यूटन ने सबसे पहली बार अपनी गति के नियम को किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? प्रिंसिपिया। कब किया था? 1687 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब ये जो गति के बारे में चर्चा कर रहा था, तो उसी के दौरान जड़त्व के बारे में बताया था गैलीलियो साहब, है ना, जिसको इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व क्या होता है, या जड़त्व का नियम क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई वस्तु विराम में यानी रुका हुआ है, ठीक है, तो वह, या फिर कोई वस्तु वेग से गतिशील में है, यानी चल रहा है, गतिशील है, तो वह वही अवस्था में रहना चाहता है।
कब तक? कहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो, तो वह अपनी अवस्था को बनाए रखती है। इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? जड़त्व का नियम। अब कहेंगे सर ये तो नहीं समझे उदाहरण की जड़त्व क्या है। जैसे आप अगर देखें कि जब हम देखते हैं कि जब गाड़ी रुकी हुई है ना, अचानक क्या करने लगता है? गाड़ी चलने लगती है, लेकिन जो बैठी हुई यात्री होती है वो पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी है, ये क्या है? गाड़ी है, ये हम बैठे हैं या आप बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो क्या है कि जब गाड़ी रुकी हुई है तो ये भी विराम में है और यात्री भी विराम में है। इस अवस्था में क्या होता है कि ये जो गाड़ी है, बस तो आपका गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो हमारा शरीर है, यात्री है, वो गति अवस्था का विरोध करता है। ये गति में आ गया, लेकिन ये गति में नहीं जाना चाह रहा है, जिसके कारण ये गति आ जाता है, ये नहीं जाना चाह रहा है, ये किस ओर झुक जाती है दोस्तों? पीछे की ओर झुक जाती है, ठीक है, यानी विरोध कर रहा है। जड़त्व का नियम यही है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, या फिर गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या कर रही है? चल रही है। तो जब गाड़ी चल रही है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो क्या है कि गाड़ी चल रही है, ये गति में है, तो हमारा शरीर भी क्या चीज में आ गया है? गति में आ गया है। अचानक क्या होता है कि गाड़ी क्या मारती है? ब्रेक मारती है। जब गाड़ी ब्रेक मारती है तो ये रुक जाता है, लेकिन हमारा शरीर कहता नहीं, हम आगे जाते रहेंगे, क्योंकि जड़त्व का नियम कहता है कि जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहना चाहता है, और जो व्यक्ति रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर बाहरी बल कार्यरत न हो। यहाँ पर गाड़ी क्या है दोस्तों की? रुक गई है, ठीक है, गाड़ी रुक गई है, लेकिन ये शरीर कह रहा नहीं, हम नहीं रुकेंगे, ये विरोध करता है, जिसके कारण हम किस ओर झुक जाते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। इसीलिए हम लोग को चलती हुई गाड़ी में सीट बेल्ट यूज करने की भी सलाह दी जाती, नहीं तो माथा का पैर फट जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूट कर नीचे गिर जाता है। जब कोई पेड़ को हिलाते हैं तो उसका फल क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो फल टहनी में लगा हुआ है, ये विराम में है, टहनी भी विराम में है, लेकिन क्या करते हैं कि इस पर चढ़ के टहनी को हम हिलाते हैं, यानी ये गति में आ जाता है, और फल क्या विराम में ही रहना चाहता है, जिसके कारण ये टूट जाती है और हम लोग आम खा लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम लोग बारी बारी से आपके न्यूटन के गति के नियम को, है ना। 3 नियम दिए थे, तीनों नियम को हम संक्षेप के रूप में बताए हैं यहाँ पर। अभी सिर्फ हम दोस्तों आपको गति के नियम को बताए हैं, ठीक है। उदाहरण को नीचे दिया गया है, गति के उदाहरण को नीचे दिया गया है। अभी हम लोग तीनों गति के परिभाषा के बारे में जानते हैं कि तीनों गति कहता क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है दोस्तों? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? कहता है जब कोई वस्तु जब तक अपनी गति या अथवा विरामावस्था में रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। यानी कि सेम ये जो देता है, ये जो प्रथम नियम है, ये किसके बारे में, किसके जैसा है दोस्तों? जड़त्व के बारे में है। इसीलिए प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम को, ठीक है। तो आप उसका भी परिभाषा बोल सकते हैं, इसको अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कहता है जब तक कोई भी वस्तु अपनी मूल अवस्था का विरोध करता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु तब तक अपनी गति या विराम अवस्था में होती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो, ठीक है। ये प्रथम नियम हुआ, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम कहता है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल आरोपित होती है। दोस्तों इसको हम लोग एक फॉर्मूला के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग है, मान लिया जाए ये P1 संवेग है, ये P2 संवेग है।
कहता है संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब अंतर, ठीक है, की दर। और आपको पहला लेक्चर अगर आप देखें तो आपको बताए थे कि जब जब दर की बात करें नीचे में क्या देंगे हम लोग, समय। जैसे आप लोग पढ़ेंगे त्वरण का परिभाषा दोस्तों, त्वरण में बताए थे कि वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन क्या कर रहे थे हम, v माइनस यू, और दर कह रहे थे तो t। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। ये हम लोग देखे थे पहला लेक्चर में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर, तब परिवर्तन जो किया वो हो गया माइनस, और दर किया समय। तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। बल की क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। और ये जो विस्थापित होता है बल लगता है, बल उसी दिशा में लगती है, ठीक है, जिस दिशा में गति हो रही है। तो ये परिभाषा हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल आरोपित, बिल्कुल है, जिधर बल लगाएंगे उसी दिशा में ना आरोपी आपका परिवर्तन होगा, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर से एक बार देखते हैं क्या कहता है। संवेग में अक्सर लोगों को दूसरा गति नियम ही याद नहीं रहता है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। यह परिवर्तन की दर होता है जिस ओर बल लगता है, ठीक है। अब ये इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। इसी से हम लोग ये जो बल का फॉर्मूला है F बराबर m है कैसे निकलता है आगे चर्चा किया गया। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सिर्फ याद करने का प्रयास कर रहे हैं क्या चीज़ की परिभाषा क्या क्या कहता है। तो यहाँ पर F बराबर m है, अर्थात करके m कैसे निकलता है वो फॉर्मूला से F समानुपाती P1 माइनस P2 बाई T से आगे चर्चा करेंगे। यानी वस्तु पर बल किसके बराबर होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान m है और त्वरण a है, कोई दिक्कत। आइए आगे देखते हैं, तृतीय नियम देखते हैं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है। तृतीय नियम बहुत आसान है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और कैसा होता है, बराबर प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, न्यूटन के तृतीय गति नियम कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये तीनों नियम आपको याद हो गया होगा। पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति में रहना चाहता है, और जो कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहता है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। दूसरा कहता है दोस्तों कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में क्या होगा, बल लगेगा। और तीसरा नियम तो बिल्कुल आसान है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। सबका उदाहरण हम लोग देखते चलेंगे तो और आपको ये नियम क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट के बारे में जो आगे चर्चा किए थे हम, ठीक है। तो देखिए क्या क्या फैक्ट है दोस्त। कहता है न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल को परिभाषित किया जा सकता है। आपको पहले बार ही बताए थे कि बल की परिभाषा किससे निकलता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से, जबकि न्यूटन के दूसरे गति नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक। यहाँ लिखा न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक का पता लगता है। बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर m है। कैसे याद रखेंगे, बल मिलती है किससे, मास से। कैसे गणितीय रूप में निकाला जाता है आगे चर्चा करेंगे हम लोग। m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण। देखिए आगे, अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रथम गति नियम का दैनिक उदाहरण, यानी दैनिक जीवन में क्या क्या इससे हम लोग देखते हैं, प्रथम गति नियम से किस प्रकार से हम लोग परिचित हैं, ठीक है। तो देखिए प्रथम गति नियम क्या कहता है, पहली बार फिर से एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। कहता है कोई वस्तु यदि गति अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहेगा, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। कब तक, कहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो, यानी अपने अवस्था का ये विरोध करता है। इसी को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, कई उदाहरण आप लिख सकते हैं, हम 2-3 उदाहरण लिखने का प्रयास किए हैं, ठीक है।
कहता है कंबल को लकड़ी से पीटने पर धूल का कण अलग हो जाता है। कैसे ध्यान रखेंगे, मान लीजिए ये कंबल है दोस्तों, इसमें धूल कण लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लकड़ी से इस पर पिटाई करते हैं, और जब लकड़ी से पिटाई करते हैं तो कंबल क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है, और ये धूल कण कहता है हम अपना विराम अवस्था में रहेंगे, तो कहता है तुम रह लो, तो कंबल आपका गति हो जाता है, जिसके कारण कंबल से धूल कण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, आम के पेड़ की डालियों को हिलाने पर आम नीचे गिर जाता है। ये उदाहरण हम लोग जड़त्व में बताए थे, ध्यान रखिएगा। जब खड़ी हुई बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुकता है, इसके बारे में भी बताएं। गाड़ी खड़ी है और अचानक चल दिया है, गाड़ी खड़ी है तो यात्री भी खड़ी है, यानी विराम दोनों में है, लेकिन ये गति में आ जाता है तो ये विराम में ही रहना चाहता है, जिसके कारण ये किस ओर झुक जाता है, पीछे की ओर। इसके अपोजिट अगर आप ध्यान रखेंगे, कोई वस्तु चल रही है यानी बस चल रहा है तो मानव बैठा हुआ ये भी चल रहा है, तो ये भी गति में है, यात्री भी और बस भी, तो दोनों गति में है। लेकिन अचानक बस रुक जाती है तो मानव कहता हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये गति का अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण ये कहाँ झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाती है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब खड़ी हुई बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाती है। आइए कुछ टर्म के बारे में और देखते हैं दोस्तों, द्रव्यमान और जड़त्व के बारे में। द्रव्यमान को मास कहते हैं, जड़त्व को इनर्शिया कहते हैं इंग्लिश में। जड़त्व के बारे में थोड़ा सा हम लोग पीछे भी चर्चा किए थे। आइए द्रव्यमान को देख लेते हैं। द्रव्यमान क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु में निहित पदार्थ की कुल मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं, और ये तय होता है कि उसमें कितना परमाणु और अणु है, ठीक है। आप सीधा याद रख सकते हैं, मास क्या है दोस्तों, किसी वस्तु में निहित यानी किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और यह एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। अभी हम देखे थे कि बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। और द्रव्यमान एक ऐसी राशि है दोस्तों जो स्थान बदलने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। लेकिन बाद में हम लोग आगे चैप्टर आएगा द्रव्यमान और भार भी पढ़ना रहेगा, तो द्रव्यमान में कहीं भी चले जाएंगे, चाहे चंद्रमा पर जाइए या मंगल पर जाइए, कहीं भी जाइए द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन भार में परिवर्तन होती है। तभी आप क्या ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्या द्रव्यमान को स्थान बदलने पर किसी प्रकार का बदलाव होता है, कोई बदलाव नहीं। इसे किस चीज से मापते हैं, केजी से मापते हैं, अर्थात इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम है, ठीक है। यह वस्तु के जड़त्व का भी माप है, यानी किसी वस्तु में कितना जड़त्व का गुण पाया जाएगा, ये किससे निर्धारित होगा, द्रव्यमान से, ठीक है। यानी कि जिसमें द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं, जड़त्व को देखते हैं। द्रव्यमान आपने देख लिया कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान को कहीं ले जाएंगे इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व के बारे में 2 बार पढ़ चुके, तीसरा बार फिर पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था यानी अस्थिर या एक समान गति की अवस्था यानी चलती हुई किसी भी बदलाव का क्या करते हैं, विरोध, यानी कि अपना अवस्था में बनाए रहना चाहता है ना। यानी अगर कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो वह उसी गति और दिशा में चलते रहना चाहती है। कब तक, कहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी यही है पहला नियम, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, ध्यान रखेंगे। फिर आपको बताए थे द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जड़त्व होगा, यानी उतना ही ज्यादा आपका विरोध करने की शक्ति रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गति के द्वितीय नियम की गणना। यानी आपको बताए थे दोस्तों कि प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, जबकि दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। तो आइए देखते हैं, पहले हम ये देखिए F बराबर ma कैसे प्राप्त हुआ ma, आइए चर्चा करते हैं गणितीय रूप से, ठीक है। तो देखिए कहता है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और अंतिम वेग क्या है, v है। इस पर क्या होता है कि t समय तक निश्चित बल F लगता है,
और वस्तु का वेग क्या हो जाता है, भी, यू से क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तब क्या करता है, तब इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, एम यू, यानी संवेग क्या होता है, एम यू, संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है, एम भी। आगे संवेग के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसे मेरे ख्याल से गति वाले चैप्टर में संवेग के बारे में डिटेल चर्चा किए थे। ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और अंतिम संवेग क्या होगा, एम भी, क्योंकि वेग यू से क्या बन गया, भी बन गया। अब से संवेग में टी समय में परिवर्तन हो गया। अरे दोस्त, अरे आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होगा, और ये परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल लगता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर संवेग में परिवर्तन अगर आप देखें P1 माइनस P2 हुआ। ठीक है, और संवेग में परिवर्तन की दर जुड़ गया तब T लग गया। आपको बताए थे संवेग में परिवर्तन दर लग जैसे बोलेगा तो बटे में समय देना है। ठीक है, अब देखिए कहता है यदि F बल का परिमाण है तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर क्या है कि समानुपाती हटता है तो स्थिरांक आया k, क्या स्थिरांक आया दोस्तों, k, और यहाँ पर अगर k हट गया तब बच गया P1 माइनस P2 बटे T। अगर आप ध्यान से देखें k क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है। k क्या है दोस्तों, अनुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, ऐसे भी आपको समानुपाती अर्थात कोई अनुपातिक स्थिरांक देते हैं ना, यहाँ पर k है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये P1 यानी संवेग है, प्रारंभिक संवेग, और ये है अंतिम संवेग। अब इसका मान रखते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करते हैं कि F बराबर क्या है दोस्तों, F बराबर ये, हाँ इसमें आ जा, 1 मिनट दोस्त, इससे लिखते हैं। जैसे F बराबर क्या है, इस यहाँ पर K इंटू, यहाँ पर अगर P1 के जगह पर रखना चाहें तो P1 के जगह पर क्या लिखेंगे, P1 के जगह पर हम लिख सकते हैं M, यहाँ पर जगह है, यहाँ पे लिखते हैं F बराबर P1 है, यहाँ पे है ना P1 के जगह पर क्या लिखेंगे M U, अब P2 की जगह पर क्या लिखेंगे M भी, और इसके एवज में क्या है दोस्तों, K है, यहाँ पर K है, इधर भी K लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटे T है। अब देखिए यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, M क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा K M U माइनस V अपॉन T, यहीं पर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कि K M U माइनस V बटे में T, कोई दिक्कत, ये संवेग हो गया। अब यहाँ पर देखना चाहें अगर आपको बताए थे कि ये जो V माइनस यू है, V माइनस यू अब बटे में T, इतना को सिर्फ आप गौर कीजिए, ये किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है। पिछले लेक्चर में बताए थे आपको, अर्थात V माइनस यू वेग में परिवर्तन की दर है, अर्थात त्वरण है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ये है F, ये क्या है F, यानी F बराबर K, और ये इतना के बदले में क्या लिखाएगा, त्वरण, यानी Km है। अब हम क्या करते हैं, इस K का मान क्या ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं। K का मान क्या लेंगे दोस्तों, A ले लेते हैं। इस स्थिरांक का K का मान हम 1 हो जाता है, तो इस इकाई बल का उस मात्रक के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या कहते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होती है तो कितना बल लगेगा, 1 इकाई बल। ठीक है, इस प्रकार K का मान 1 हो जाता है, तो समीकरण बन जाती है F बराबर ma। इतना में आपको नहीं जाना है, अगर आप समझ में आ गया आपको तो अति सुंदर की बात है, नहीं आया है तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे दोस्त कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और वो व्यंजक है F बराबर ma। कोई दिक्कत, कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं, 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन बल किसे कहेंगे कि जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति, वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तुओं को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से आपका विस्थापित होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, 1 न्यूटन बल कहेंगे। कोई दिक्कत क्या। आइए अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग,
न्यूटन के दूसरे गति नियम का दैनिक उदाहरण। अच्छा, इसके फॉर्मूला जो बताए थे एक बार हम इसमें लेके बताता हूं मैं, तब उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। क्या है दोस्तों कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। आरोपित बल के क्या होते हैं दोस्तों, समानुपाती होते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, ये बल और संवेग में समान अनुपात है, नहीं संवेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। लेकिन यदि आप देखें दोस्त, इसमें बल और समय में ये उल्टा संबंध है। ये कैसा संबंध बनता है, उल्टा संबंध बनता है। इसमें क्या है कि यदि समय बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घट जाएगा, और अगर समय घटेगा तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम अगर आप देखना चाहें, आप कभी एक व्यक्ति है या मास्टर साहब है ना, यहाँ पर ये विद्यार्थी है, ये फिर से मैं समझाता हूँ, ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये क्या है, स्टूडेंट है। इसको हाथ पर छड़ी लगेगा, ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, और ये मास्टर साहब इस पर पीट रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि जब मास्टर साहब इस पर छड़ी लगाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर हाथ है, हाथ को क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ठीक है। नीचे करने का मतलब क्या, जब मारने के लिए जैसे ही आते हैं तो हाथ नीचे करते हैं, क्यों, जिससे कि चोट कम लग जाता है। ऐसा क्यों, यहाँ पर अगर मास्टर साहब छड़ी उठाए हुए मारे एकदम तेजी से, चोट बहुत लगेगा, लेकिन यहाँ पर आया तो चोट कम लगता है। क्यों, क्योंकि मास्टर साहब यहाँ से उठाए और यहाँ पर आने में समय क्या हो गया, बढ़ गया। और जब हम आपको बताए हैं कि समय जब बढ़ेगी तो क्या होगा, समय बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा, यानी कम चोट लगेगा। लेकिन जबकि वहाँ पर अगर हाथ को सीधा रखेंगे, ऊपर रखेंगे तो चोट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यह एक उदाहरण और देख सकते हैं, कील को, जब हम किसी दीवार में कील को ठोकते हैं तो देखते होंगे तेजी से धक्का मारते हैं, तेजी से ठोकते हैं तो फटाक से दीवार के अंदर कील चला जाता है, यानी ज़्यादा बल लगता है। और धीरे धीरे लगाएंगे तो बल कम लगता है, यानी समय कम तो बल ज़्यादा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला उदाहरण है दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना। क्रिकेट खिलाड़ी जब खेल खेलता है तो गेंद जब उधर से शॉट मारता है बल्लेबाज, तो क्या होता है कि जब क्रिकेट की खिलाड़ी गेंद लोकता है, लोकने के बाद देखते होंगे हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्यों, क्योंकि समय बढ़ रहा है तो बल क्या हो जाएगा, घटे, क्योंकि बल से मारा गया है बैट्समैन के द्वारा। बैट्समैन का उद्देश्य है कि ये बाउंड्री के पार जाए, लेकिन उसका विरोध किया खिलाड़ी ने, और खिलाड़ी गेंद को पकड़ लेता है। अब पकड़ के हाथ में यहीं रखेंगे तो चोट कस के लगेगा, लेकिन इस और हम लोग हाथ को नीचे कर देते हैं तो इस स्थिति में समय बढ़ जाती है, और जब समय बढ़ेगा तो बल कम लगेगा अर्थात चोट कम लगेगा, ठीक है। उसी रंग से गेंद को किक मारना, किक का मतलब होता है लात मारना। जब फुटबॉल में लात मारते हैं तो आप देखते होंगे तेजी से मारते हैं, धीरे से मारेंगे लात तो क्या जाएगा, धीरे से मारेंगे मतलब समय आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बल क्या होगा, कम लगेगा, तो ज़्यादा दूर तक फुटबॉल नहीं जा पाएगा। कील के नोक पतला होना और तेजी से हथौड़ा, तेजी से मारने का मतलब समय को क्या करना चाह रहे हैं, कमाना चाह रहे हैं, तब बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए, तो हम उम्मीद करते हैं कि द्वितीय गति नियम को आप समझ पा रहे होंगे। न्यूटन के दूसरे गति नियम को लोग सबसे भारी दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने का प्रयास किया है अच्छी तरीके से। अब तीसरा गति नियम के उदाहरण देखते हैं दैनिक जीवन में क्या क्या है। इसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे मानव का चलना। आप चल कैसे पाते हैं, देखिए चलना में क्या है सर, इसमें कहाँ से बल लगेगा। सबसे पहले क्या करता है मानव, जब मानव चलता है तो ये धक्का देता है किसको, पृथ्वी को, और वही उतना ही धक्का देता है पृथ्वी हमें, तभी हम चल पाते हैं। यदि पृथ्वी धक्का नहीं देगी तब हम नहीं चल पाते हैं, यानी ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अब आप कहेंगे सर कैसे, जैसे आप क्या करते हैं कि आप
ठोस फर्श से कहीं पर ठोस सतह है तो उस पर आप आसानी से क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर कीचड़ हो या बालू हो, बालू वाला सतह हो, वहाँ पर आप चलना चाहेंगे तो आप क्या करते हैं, आप इस पर बल लगाते हैं, लेकिन ये आप पर उतना बल नहीं लगा पाता है। यही कारण है कि आप यहाँ पर हपस जाते हैं और तेजी से नहीं चल पाते हैं, ठीक है, बालू में या कीचड़ में नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रतिक्रिया उतने बल से नहीं देती है, ठीक है। पहला तो ये एक हो गया मानव का चलना। बंदूक चलाते समय गोली आगे की ओर निकलती है और बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। तो जब बंदूक सैनिक चलाते हैं तो गोली आगे की ओर जाती है। तो आगे की ओर तभी जाएगी जब वो पीछे की ओर भी झटका मारता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, है ना, बराबर मात्रा में। दूसरा उदाहरण, नाव पर कूदते समय नाव को पीछे की ओर धक्का देना। नाव पर जब हम धक्का देते हैं तो नाव भी हमको धक्का देती है और नाव पीछे की ओर चल देता है, ठीक है। ये तीसरा उदाहरण है। जमीन पर चलना आपको समझा दिए हैं। अब दोस्तों ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हम लोग MCQ करेंगे और ये लेक्चर समाप्त हो जाएगी। तो देखिए क्या है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग के बारे में आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया गया है, और अगर नहीं बताया गया है तो थोड़ा सा आप जान लीजिए संवेग के बारे में दोस्त, कि संवेग क्या होता है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। यही मोटा कलर से ही ठीक लगता है, ठीक है। ये P है, P से डिनोट करते हैं संवेग को। अब P बराबर फॉर्मूला होता है mv। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mv। m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? आपका वेग है, ठीक है। तो संवेग, द्रव्यमान गुना वेग को क्या कहते हैं हम लोग? संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? संवेग। और यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? आप मात्रक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग संवेग के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर आइए, अब हम लोग संवेग संरक्षण के बारे में चर्चा कहता है। इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे से टकराती है तो टकराने के पहले और टकराने के बाद कुल संवेग क्या होती है? संरक्षित होती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक नए पेज के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्त। ये देखिए एक गेंद है A, ठीक, दूसरा गेंद है B, ठीक है। इसका जो वेग है u है और इसका वेग क्या है? u1 कह सकते हैं, ये है u2, ठीक है। u1 का वेग u2 से क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। जब ज्यादा है दोस्त तो ये t समय तक चला, ये कितने समय तक चला? t समय तक चला, और t समय कोई नहीं कुछ समय तक चला, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो गया? टक्कर कर गया। और जब टक्कर किया तब इसका वेग अब बदल जाएगा। ये दोनों का वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये चलेगा v1 के वेग से और ये चलेगा v2 के वेग से, ठीक है। ये टक्कर के पहले की बात है और ये टक्कर के बाद की बात है, और ये टक्कर के समय की बात है। इस समय अगर हम देखें दोस्तों, इसका द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, और आपको पता होगा कि द्रव्यमान का मान कहीं भी चेंज नहीं होता है, अर्थात सब का द्रव्यमान क्या है? m ही है। अगर यहाँ पर संवेग की बात करें टक्कर से पहले की, तो क्या होगा? mu1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। इन्हें टक्कर से पहले A वस्तु का संवेग क्या होगा? mu1। B वस्तु का संवेग क्या होगा? mu2। और टक्कर के बाद क्या होगा? mv1 और ये mv2, ठीक है। बाद में क्या होगा कि न्यूटन के तीसरे गति नियम के आधार पर कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बराबर होती है, अर्थात संवेग बराबर कर देंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, यहाँ पर होच पोच हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ समझाया गया दोस्तों कि m1 द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है,
और ये m2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, दो विभिन्न द्रव्यमानों वाला वस्तु है, ठीक है। ये टक्कर के पहले है और इसका जो वेग है u1 है, इसका वेग u2 है, यहाँ पर देख सकते हैं u1 और ये u2 है। और t समय के बाद यानी कुछ समय के बाद ये दोनों टकरा गया, और जब टकराया तो A के द्वारा B पर कुछ बल लगाया गया है। कितना बल लगाया गया है? तो बल लगाया गया है दोस्तों FAB यानी कि A के द्वारा B पर बल लगाया गया है। ठीक उसी प्रकार से B के द्वारा A पर भी लगाया गया है FBA। क्या लगाया गया है? FBA। ये टक्कर के समय की घटना है। और टक्कर के बाद ये M1 है, M2 द्रव्यमान तो सेम है, इसका वेग बदलकर V1 और V2 हो जाती है। तब संवेग क्या होता है दोस्तों? तो ये देखिए संवेग के बारे में यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। आप फोटो भी देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ये देखेंगे, देखिए टक्कर से पहले गेंद A का जो संवेग क्या होगा? M1 U1 हो जाएगा। अब गेंद B का M2 U2। ये तो बिल्कुल आसान है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। और टक्कर के बाद क्या होगा? V1 हो गया तो M1 V1 दोनों गुना, और दूसरा का M2 V2 हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा है। अब कहता है टक्कर के समय गेंद A के संवेग में परिवर्तन की दर। फिर संवेग आ गया दोस्त, संवेग में परिवर्तन का मतलब माइनस M1 V1 माइनस MU, ये M A में है तो दोनों का M1 हो जाएगा, तो दर हो गया तो बटे T हो गया। टकराने के समय गेंद B के संवेग में परिवर्तन की दर, जैसे ही A वाला है तो M1, B वाला है तो M2 वाला हो जाएगा। अब क्या कहता है दोस्तों कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा B पर जो बल लगाया गया है वो क्या होता है? समान होता है। जो बल लगता है वो क्या होता है? समान। यानी A के द्वारा B पर बल लगाया गया FAB, अब B के द्वारा A पर लगाया गया है FBA। ये विपरीत लगाया गया, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? माइनस का चिन्ह दिया गया। अब इसको खोल लीजिए। F बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग? MA तो M तो यहाँ पर M1 है ही, A के जगह पर क्या पढ़े हैं? V माइनस U बटे T यानी वेग में परिवर्तन। तो यहाँ पर V के जगह पर क्या है? V1 माइनस V2, ठीक है। फिर इसको सॉल्यूशन किया गया है, ठीक, यहाँ पर M2 सब जगह M2 V2 किया गया है, T से T कैंसिल कर दिया गया है। अब M1 V1 माइनस U1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखें ये संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यही संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। संक्षेप में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि अतः टकराने से पहले कुल संवेग टकराने के बाद कुल संवेग के क्या होता है? बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। यहाँ फिर से यहाँ पर लिखा गया है कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले एवं टकराने के बाद बराबर रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्यरत न हो। इसे ही संवेग का संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये आपका थ्योरी का पार्ट समाप्त होती है। आइए हम लोग कुछ MCQ भी देख लेते हैं। अगर आप लोग MCQ के बारे में जाने हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, आप उसका आंसर अवश्य बताएंगे। देखिए दोस्तों, कहता है न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताए थे कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं या फिर इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि गैलीलियो का नियम किसको कहते हैं? प्रथम नियम को, ठीक है। बल का SI इकाई क्या है? तो बल का SI इकाई क्या है दोस्तों? न्यूटन है। बल का SI इकाई क्या है? न्यूटन है। कार्य का जूल है, वाट है शक्ति का, और पास्कल है दाब का। अगला है दोस्त कि F बराबर ma किस नियम का गणितीय रूप है? कितना इसके बारे में चर्चा किए हैं। बराबर m किस नियम से मिलता है? प्रथम से परिभाषा मिलता है, इसका आंसर होगा दूसरा, तीसरा से कुछ नहीं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल अगले लेक्चर में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगला है दोस्तों, जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तो वह किस अवस्था में रहता है? तो यदि गतिमान वस्तु है तो इसमें समान वेग से क्या करते रहेगी? वो चलती रहेगी। और रुका हुआ है तो रुकी रहेगी। इसका आंसर आप B लेकर चलेंगे।
अगला है दोस्तों क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं? परिमाण में समान होते हैं, परिमाण में अलग अलग होते हैं, केवल पृथ्वी पर लागू होता है, दिशा में समान होता है नहीं, दिशा विपरीत होती है। दिशा क्या होती है? विपरीत। परिमाण में क्या होता है? समान होता है, यानी जितना इधर बल लगेगा उतना इधर भी बल लगता है, ठीक है, भिन्न भिन्न नहीं होती है। 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं? 1 न्यूटन बल किसे कहेंगे? जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तुओं को कितना त्वरण उत्पन्न कर दे? 1 त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से चलाने वाले बल को ही 1 न्यूटन का बल कहते हैं। संवेग, संवेग का ऐसा ही मात्रक, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। संवेग बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, P बराबर क्या होता है? mv। m का मात्रक किलोग्राम, v का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। अगला संवेग, अभी तुरंत बताएं संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यानी P बराबर mv। जबकि द्रव्यमान गुना बल ये कुछ नहीं है, वेग गुना त्वरण ये भी कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगी। अगला है दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम किसके बीच, कहाँ चला गया भाई, किसके बीच संबंध बताता है? तृतीय का नियम बल और वेग के बीच, वेग का संबंध, क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध, ऊर्जा एवं कार्य का संबंध, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताया जाएगा। 10 नंबर में है कि द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व क्या होगा? जड़त्व ही बढ़ता है। आपको बताए थे कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? जड़त्व भी होगा। यदि किसी वस्तु का संवेग अस्थिर है, संवेग क्या है? अस्थिर है, तो वेग बदलेगा। जब अस्थिर है तो बदलेगा क्या, है ना। संवेग अस्थिर है तो वेग बदलेगा नहीं, द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं, परिमाण बल क्या होगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह क्या होता है? वेग बढ़ाती है, केवल दिशा बदलती है, वेग या दिशा दोनों बदलती है, या आकार बदलती है। देखो दोस्तों ये सब काम करता है, लेकिन इसी चारों में से एक चुनना है, तो ज्यादा ऑप्शन अच्छा कौन दे रहा है? वेग या दिशा, यानी दोनों ऑप्शन दे रहा है, तो इसी आंसर का हो जाएगा इसका सी। अगला है निम्न में कौन सा बल का मात्रक नहीं है? बल का मात्रक न्यूटन है, हाँ। किलो न्यूटन है, हाँ। न्यूटन लग गया बल का मात्रक है। डाइन है, हाँ, सीजीएस मात्रक में आपको बताए थे। जूल किसका मात्रक है दोस्तों? ये कार्य का मात्रक है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगी। अगला, आराम की अवस्था में, यानी रेस्ट की अवस्था में वस्तु आराम में, गति की अवस्था में वस्तु गति में, यह कथन किस नियम का है? इसका आंसर आप लोग देंगे कहाँ? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। अच्छी ढंग से बताएं दोस्तों। संवेग संरक्षण सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? इसका भी आंसर आप लोग कहाँ दे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इस प्रकार आपके 15 क्वेश्चन का जो MCQ था वो भी समाप्त हुई दोस्तों। आंसर की भी आप लोगों के बीच में दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।